हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवीए एजुकेशन पे। आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज थी जब मैंने दिल्ली पुलिस के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस करवाई आरडब्ल्यूए बुक से। तो काफ़ी सारे लड़के कह रहे थे कि भैया पहले थ्योरी करवा दीजिए, उसके बाद जब पीवाईक्यू होंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पिछली बार की जो थ्योरी बुक है वो मिल जाए तो शायद अच्छा रहेगा, या फिर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ही कोई बुक थ्योरी की मिल जाए तो उससे मैं एक्सप्लेनेशन करके और फिर अपने थ्योरी फॉर्मेट को पूरा कंप्लीट कर सकूं, लेकिन वो मिली नहीं। ठीक है। तो मैंने जब सारी रिसर्च कर ली, हर जगह से देख लिया, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जो यूपी पुलिस के लिए जो बुक है, ठीक है, उससे हम अपना जो थ्योरी का सेगमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे, जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस का जो पोर्शन है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसके दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू और उनके एक्सप्लेनेशंस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आपका ये यूपी पुलिस के लिए है, और जो बच्चे यूपी पुलिस के लिए भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री कहीं बदल जाएगी, हिस्ट्री वही रहेगी, बट ऐसा रहता है ना कि कोई बुक किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके रिलेवेंट होती है तो वो ज़्यादा बेहतरीन होती है। ठीक है। बट कोई बात नहीं, हिस्ट्री हिस्ट्री है, पॉलिटी पॉलिटी है, कहीं पे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे। प्राचीन इतिहास में जो आपका सबसे पहले जान लेते हैं इतिहास का कुछ अर्थ। तो इतिहास का क्या अर्थ होता है? इतिहास का अर्थ होता है इति धन हास। ठीक है। इति धन हास मीन्स क्या होता है? इति मीन्स ऐसा और हास मीन्स हुआ था, यानी कि इतिहास का पूरा अर्थ है कि ऐसा हुआ था। ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। ठीक है। हेरोडोटस, इनकी पुस्तिका का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक प्रमाण और ऐतिहासिक लिखित स्रोत जो आपके मिले थे उनको एक जगह पे कंबाइन करके इन्होंने एक बुक बनाई। इस वजह से इनको इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर रूप से कहें तो सबसे पहले जो हिस्ट्री के बारे में इन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पे इन्होंने ही शुरुआत की थी और एक बुक बनाई इन्होंने हिस्टोरिका। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं भाई, जो इतिहास है आपका। ठीक है। इतिहास, एक सेकेंड मैं आपको समझा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इतिहास जो है आपका, इतिहास इतिहास को हम बेसिकली पढ़ने के हिसाब से तीन पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में बांटते हैं। एक है आपका प्राचीन, ठीक है, एक है आपका मध्यकालीन और एक है आपका आधुनिक। ठीक है, आधुनिक। अब ये जो प्राचीन इतिहास जिसको हम शुरू करने वाले हैं, प्राचीन इतिहास को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। प्राचीन इतिहास तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड होता है? एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और एक है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें समय लगेगा भाई। ठीक है, समझ जाना। प्रागैतिहासिक क्या है? जिसमें आपका लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, लिखित कोई भी सोर्स नहीं है, और आपके जो साक्ष्य हैं सिर्फ वही अवेलेबल है, और उनके ऊपर रिसर्च करके हमने अपने तरफ से एक थ्योरी बनाई है कि भाई ऐसा ऐसा रहा होगा। ठीक है। जैसे आपके कहीं से पत्थर मिले, कहीं से धान की भूसी मिली, तो कार्बन डेटिंग यानी कि कार्बन C14, इसके आधार पे हमने एक कार्बन डेटिंग निकाली, यानी कि डेट निकाली कि फॉसिल्स जो है ये आपके जो जो साक्ष्य है, यानी कि जो आपके उत्खननकर्ता जो थे, जिनको जो भी चीजें मिली, ठीक है, किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला, तो वो सारे कितने साल पुराने हैं। ठीक है। उसके आधार पे हमने डिसाइड किया कि भैया ये इतने साल पुराना है तो ये अब स्टार्ट हुआ होगा, ये इतने साल पुराना है तो ये चीज अब स्टार्ट हुई होगी। ऐसे ऐसे करके हमने चीजों को सिर्फ डिस्क्राइब किया है, हमको पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल है। इसके अंदर क्या आता है आपका? तो पाषाण काल जो है आपका, पाषाण काल, ये आपका आता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक में आपका लिखित साक्ष्य भी है और उत्खननकर्ताओं ने भी
कई सारे साक्ष्य निकाले हैं, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है, इसकी जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं सके हैं, इस वजह से इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल वो है जिसके साक्ष्य भी हैं, लिखित प्रमाण भी है और उसको हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, इसमें आपका वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, यानी कि पूरा ओवरऑल 1947 तक का या फिर अब तक का जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं वो सभी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास को जो हम 3 भागों में बांटते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं सारे ऐतिहासिक प्रमाण। ठीक है, ऐतिहासिक के अंतर्गत ही सारे आते हैं। ओके, चलिए ये सारी चीजें हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास एक्चुअल में डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको और कुछ चीजें बता देता हूँ भाई। तो आगे आपको पता चल गया आपकी पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है। तो पाषाण काल आपका अंतर्गत आता है किसके? प्रागैतिहासिक काल के। फिर पाषाण काल को भी हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, कितने भागों में? तो 4 भागों में हमने इसको विभाजित कर दिया। पहला है आपका पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण, फिर आपका मध्य पाषाण, और फिर आपका नवपाषाण, और फिर आपका ताम्र पाषाण। ठीक है, सॉरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ताम्र पाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कुछ चीजें मिली, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत कुछ चीजें मिली और नवपाषाण के अंतर्गत कुछ चीजें मिली। उन सबको छोड़िए, ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत क्या हुआ? ताम्र पाषाण क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इस समय तक मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी। किसकी? तांबे की खोज कर ली थी। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम ताम्र पाषाण कहते हैं। बाकी सारी चीजें कैसे हुई थी? तो बाकी सारी चीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आग की खोज, ठीक है, आग की खोज। यहाँ पे आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या हुआ था? जो आपका पशुपालन था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पशुपालन, पशुपालन सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया था? तो वो था आपका कुत्ता। कौन सा? कुत्ता। ठीक है, यहाँ पे आपका पहिए का आविष्कार, ठीक है, पहिए का आविष्कार, और आपका क्या? कृषि, कृषि के साथ आपका स्थायी निवास। ठीक है, अब जहां पे खेती करोगे वहीं पे तो रहोगे। तो ये सारी चीजें हो गई थी कहाँ पे? पाषाण काल के अंतर्गत। चलिए आइए इन सब चीजों को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आग का आविष्कार पाषाण काल में हुआ था, मैंने आपको बताया। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं आपको राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से आपको इसके साक्ष्य मिल जाएंगे। ठीक है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, और इसको जो खोजा था वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था, जो कि पल्लवरम नामक स्थान से इसकी खोज हुई थी, हस्त कुल्हाड़ी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट को, यार इतना लंबा नाम है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो हम बोलते हैं क्या? भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ या फिर यव थी। कहीं कहीं पे आपको गेहूं भी लिखा मिल जाता है, तो अगर जौ ऑप्शन में ना हो तो आप गेहूं क्लिक कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक बात हो गई आपकी किसकी, पूरा पाषाण काल की, ठीक है, सॉरी पाषाण काल आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद बात आती है भैया प्रमुख वेद। प्रमुख वेद, भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। वेदों की संख्या 4 है आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका सबसे नया है और ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, पूछा जाता है ये। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,000, यहाँ पे 462 भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 10,400 से 600 तक, कहाँ तक, 600 तक, इसके बीच में कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया आपने तो कुछ और बताया था, बुक में कुछ और लिखा था और हमारे पेपर में कुछ और आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ ऋग्वेद के बारे में, कुछ और जानकारी भी ले लीजिए इसी वक्त, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर जो मंडल हैं उसमें जो तीसरा मंडल है आपका, तीसरा मंडल आपका किसके लिए है, तो ये गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है, ओके। अब इस गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये कहीं कहीं सावित्री भी लिख के आता है, ठीक है, कहीं कहीं देवता सावित्री भी लिख के आ जाता है और कहीं कहीं पे सूर्य भी लिख के आ सकता है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। इसके बाद 7वां मंडल बहुत पूछा जाता है, सेवंथ, सेवंथ मंडल क्यों है, तो ये दशराग युद्ध, किसके, दशराग युद्ध जो हुआ था, ये राजा सुदास, कौन, सुदास और 10 राजाओं के मध्य हुआ था, किसके, 10 राजाओं के, 10 राजाओं के मध्य हुआ था। ये कहाँ हुआ था दशराग युद्ध, तो ये परुष्णनी नदी के किनारे हुआ था, परुष्णनी नदी, ठीक है, इसके किनारे हुआ था। इसमें आपका राजा सुदास जो था वो विजय हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9th मंडल, ठीक है। 9th मंडल में आपको मिलता है सोम देवता का उल्लेख, किसका, सोम देवता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और फिर आता है आपका 10th मंडल, जिसमें आपका पुरुष सूक्त यानी कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया वर्ण व्यवस्था जो है उसके आधार पे ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका होता है एक ब्राह्मण, दूसरा होता है आपका क्षत्रिय, तीसरा होता है आपका वैश्य, ठीक है, वैश्य, और चौथा होता है आपका शूद्र, ठीक है, शूद्र। ब्राह्मण का जो जन्म माना जाता है वो ब्रह्मा के मुख से माना जाता है, कहाँ से, ब्रह्मा के मुख से जो जन्म हुआ था ब्राह्मण का हुआ था, भुजाओं से जन्म हुआ था क्षत्रिय का, और वैश्य का जन्म कहीं कहीं पे पेट से भी लिखा मिल जाता है, पेट से, और कहीं कहीं पे जंघाओं से भी मिल जाता है, ठीक है। और जो पैर के अंगूठे से जन्म हुआ था शूद्र का, ठीक है। और ये वर्ण व्यवस्था जो ऋग वैदिक काल में थी ये किस आधार पे थी, तो ये कार्य के आधार पे थी, ठीक है। कार्य के आधार पे मीन्स कि यहाँ पे जिसका जैसा कार्य उसकी वैसी वर्ण, ठीक है। चलिए, हाँ, कोई पढ़ा रहा है तो वो ब्राह्मण होगा, कोई सैनिक है तो वो क्षत्रिय होगा, ठीक है, कोई व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य है, और कोई सेवा दे रहा है, ठीक है, कोई सेवक है तो वो शूद्र है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि भैया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, ऋषि विश्वामित्र आपके, उनका उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है, किसका, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तीसरे मंडल में। मैंने आपको बताया देवता सावित्री या फिर सूर्य देवता का समर्पित है, ठीक है।
यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद या वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चलिए सामवेद की बात करते हैं। इस वेद को संगीत की जानकारी मिलती है और इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया इसलिए इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह और लौकिक जीवन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको, जो आपका ऋग्वेद है प्लस सामवेद प्लस सामवेद और प्लस आपका यजुर्वेद, इन तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। समझ गए? इसमें आपका अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। ठीक है, और चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है संहिता का अर्थ क्या होता है। तो चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, ठीक है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसवा हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। रास तरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहण है। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम होते हैं भाई, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, जिसे आपका मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का एक्चुअल अर्थ होता है मृतकों का टीला, उसको कहा नहीं जाता है, उसको कहा जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए आगे बात करते हैं भाई। यहाँ पे स्थल दे रखा है, उसके उत्खननकर्ता या फिर खोजकर्ता दे रखा है, उसकी अवस्थिति यानी कि कहाँ पे वो स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है ये दे रखा है। तो हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, ये भी पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, चंद्रहुदड़ो अर्नेस्ट मैके, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी आपको उत्खननकर्ता की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आप ध्यान रख सकते हैं, किसका? एक आप ध्यान रख सकते हैं धौलावीरा का, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, धौलावीरा का ध्यान रखिएगा, बाकी सबका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चंद्रहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। रोपण कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। बनावली आपका हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे। इसकी जगह पे घग्गर भी आ जाता है भाई। अच्छा, काट क्यों दिया मैंने? काटना थोड़ी है, इसकी जगह पे आपका घग्गर भी आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घग्गर यहाँ पे कहा आएगा। ठीक है, घग्गर। जेपी जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी। धौलावीरा का क्या अर्थ होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा था। धौलावीरा का अर्थ होता है आपका सफेद कुआं। इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। ये गुजरात में लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल आपका गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। हरियाणा में आपका स्थित है राखीगढ़ी, सरस्वती एवं दसदती। ठीक है, सरस्वती तो आप विलुप्त हो गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा दसदती। ठीक है, या फिर इसके स्थान पे भी आपको घग्गर मिल सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका काल पूछा जाता है भाई बहुत ज्यादा, तो काल ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी।
इसी वजह से इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, पूरा गला सूख गया भाई। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि लाइक दैट, ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे आपकी उर्दू लिखी जाती है वैसे ही। चूंकि ये खरोष्ठी लिपि है, पूछा जाता है कि आपकी ये भाव चित्रात्मक तो थी ही, ठीक है, इसकी जगह पे आपसे पूछा जा सकता है खरोष्ठी, तो खरोष्ठी भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, खरोष्ठी, खरोष्ठी मीन्स खोद कर लिखने जाने वाली। ठीक है, खोद कर लिखे जाने वाली क्या कहलाती है, खरोष्ठी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में एक कांसे की नर्तकी मिली है जो कि आपकी किससे बनी हुई है, तो ये लुप्त मोम विधि द्वारा बनाई गई है। ठीक है, लुप्त मोम विधि द्वारा। ठीक है, चलिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये काली गंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। ठीक है, अग्निकुंड लोथल और गालीबंगा से प्राप्त हुए। गालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, उर्वरता की देवी भी कहा जाता है इसको। इनकी एक मूर्ति भी मिली है जिनके पेट से पेड़ उगता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं भाई। वैदिक सभ्यता को वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था, तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी या एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, सभा एवं समितियां, सभा एवं समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां इन दोनों में भाग ले सकती थी। ठीक है, अथर्ववेद में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में कहा गया है सभा एवं समिति राजा की दो पुत्रियां हैं। ठीक है, राजा की दो पुत्रियां हैं। आर्यों का पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। ठीक है, यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या कितनी थी, 108। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा और प्रिय देवता कौन से थे, इंद्र थे। ठीक है, कुछ दर्शन है आपके और उनके प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो आपके वेद हैं उनको पढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि है। ये तो आपको ध्यान रहेगा, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आंख बंद करके लगा दोगे, क्योंकि बाबा रामदेव ने इतना ज्यादा फेमस कर दिया पतंजलि को और योगा को। ठीक है, कि आप ना चाहते हुए भी पतंजलि लगा दोगे। एक ये ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। ठीक है, अब गौतम को कैसे याद रखोगे, तो जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध, वहां से रिलेट करिएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध न्यायप्रिय थे, तो आप न्याय दर्शन ऐसे याद रख सकते हो। चारवाक दर्शन के चारवाक थे, तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे और ये सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, सबसे प्राचीन दर्शन आपका सांख्य दर्शन है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। ठीक है, आगे देखिएगा, वैशेषिक दर्शन के आपके कणाद या फिर उलूक। ठीक है, तो ये आपके कुछ दर्शन हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन से में। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम बहुत पास है, बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आएगा। तब तक जय हिंद।